Assalamu alaikum everyone. In today's class, we will be covering MCQs. This is a 45-minute paper. This is October, November 2024, paper 1, variant 3. We will solve it and you will be having the access to study it from the lectures. Okay. So, the first MCQ is, what is the cause of economic problem facing the global market for gold? देखो economic problem में हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, वो ये है कि देर आर सिंपल अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो मैंने सिंपल लिख दिया है, वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें एमसीक्यूज में क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है वो क्वेश्चन में, कंज्यूमर वांट्स फॉर गोल्ड आर लिमिटेड, वांट्स तो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है ना। गोल्ड इज अ लिमिटेड रिसोर्स, ये रिसोर्स की बात है, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है ओनली गवर्नमेंट्स कैन सेल गोल्ड, इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कोई ताल्लुक दिखाई नहीं दे रहा है हमें, ठीक है ना। एंड देन देयर इज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ गोल्ड विच इज अगेन इनकरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर बन गया बी, ठीक है ना, कि गोल्ड इज अ लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। नेक्स्ट question, moving forward to the next question. The question states, the management of an airline decided to replace its aeroplanes with more technologically advanced aircrafts. At the same time, the company retrained its pilots. Which factors of production has the airline improved? अब factors of production हमारे पास क्या होते हैं? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम हमें ये क्या कह रहा है कि एयरलाइन के एरोप्लेन्स, तो ये आपके पास आ गया कैपिटल, ठीक है, और एफओपी आपके पास होती हैं रिसोर्सेज, ठीक है। और फिर ये कह रहा है पायलट्स, पायलट्स आपके हैं लेबर। तो कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंप्रूव करा, कैपिटल एंड लेबर? तो हमारे पास बड़ा इजी आंसर बन गया ए, ठीक है। बाकी कोई आंसर हो नहीं सकते, ठीक है। एंटरप्राइज की उसने बात की भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, द डायग्राम शोज द चॉइसेस फॉर एन इंडिविजुअल बिटवीन लीजर एंड अर्निंग्स, ठीक है। तो ऐसा एमसीक्यू आया तो पहले इसको इस तरीके से इस तरह कर लिया करो, ठीक है। तुम्हारे पास तुम्हारी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आपके पास आ गया पहला पॉइंट, ये आपके पास आ जाएगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। एंड देन आप वाई पे आओ, ठीक है, और इसको इस तरह से प्लॉट कर लो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो चीज़ हम फॉरगो करें, ठीक है। अगर यहाँ जा रहे हैं तो ये फॉरगो है, ठीक है। अगर यहाँ जा रहे हैं तो फिर ये फॉरगो होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू इंडिविजुअल ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग्स, यानी एक्स्ट्रा अर्निंग्स का मतलब ये है कि हम 30 से 40 पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना फॉरगो करना पड़ रहा है? एक्स से वाई पे जा रहे हो, उसने बता भी दिया भाई आप एक्स से वाई पे जा रहे हो, ठीक है ना। फॉरगो कितना करना पड़ रहा है? जाहिर सी बात है, मुझे जो है वो आवर्स ऑफ लीजर ही फॉरगो करना पड़ेगा, मगर कितना? 6 और 9 का डिफरेंस, दैट इज 3 आवर्स ऑफ लीजर, ठीक है जी। हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमसे, द वर्ल्ड प्राइस ऑफ कोका हैज बीन फॉलिंग व्हाइल द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम कोका हैव बीन राइजिंग। कोका की प्राइस क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है ना। या तो सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, या डिमांड बहुत कम होगी। लिख दो, या तो डिमांड कम है या फिर सप्लाई ज्यादा है, ठीक है ना। दूसरी चीज, कोका से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स, उनकी या तो डिमांड ज्यादा है या फिर सप्लाई कम है, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है विच कॉम्बिनेशन माइट एक्सप्लेन दिस मार्केट फॉर कोका। कोका की मार्केट में क्या होगा? एक्सेस डिमांड होगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना, कैंसिल करो। एक्सेस सप्लाई होगी तो उसकी प्राइस गिरेगी, ठीक है। एक्सेस डिमांड होगी, अगेन प्राइस बढ़ जाएगी। एक्सेस सप्लाई होगी, अगेन प्राइस गिर जाएगी। तो प्राइस ऑफ कोका को गिराना है, बी या सी में से कोई एक आंसर होगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम कोका, अगर द कंपनी इफ दे आर नॉट एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना। देखो ये तो हमारे ऑटो करेक्ट, ऑटो रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है ना। अगर कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा नहीं लगा रही तो जाहिर सी बात है डिमांड ना बढ़ेगी ना ही प्रोडक्ट महंगा होगा, कोका से बना हुआ प्रोडक्ट। लेकिन अगर वो पैसा लगाएगी एडवर्टाइजमेंट पे तो उससे उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस जो है वो राइज हो जाएंगी आपके पास। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 4D, ठीक है जी। देन आपके पास आ जाता है नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 आपको क्या कह रहा है? द टेबल शोज द अमाउंट्स डिमांडेड एंड सप्लाइड फॉर टमेटोज
एट डिफरेंट प्राइसेस, द इनिशियल प्राइस इज एट 40 की प्राइस है, ये आपके पास है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये कह रहा है द फॉलोइंग ईयर मोर एफिशिएंट हार्वेस्टिंग मींस द सप्लाई इंक्रीजेस बाय 50% एट ईच प्राइस। क्या मतलब हुआ इसका कि हर प्राइस पे सप्लाई जो है वो 50% से बढ़ जाएगी। तो 50% दो का होता है 1, ठीक है ना, दो का 50% होता है 1। अब 1 में आप देखें जरा बेटा, 2 ऑलरेडी सप्लाई है, 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। देन 5 का 50% इंक्रीज करना है भाई, 5 का 50% होगा 2.5, 2.5 5 में ऐड करोगे तो हो जाएगा 7.5, ठीक है ना। 8 का 50% होता है 4, तो आपने इधर लिख दिया 4, तो 4 और 8 आप ऐड कर दोगे आपके पास 12 आ जाएगा। अब आपने यहाँ रुक जाना है, क्यों रुक जाना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 12 क्वांटिटी सप्लाई, 12 क्वांटिटी डिमांड एट प्राइस 30, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब नया इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। आगे वर्किंग करने की जरूरत नहीं, वी नीड टू बी एफिशिएंट इन ऑर्डर टू एस एमसीक्यूज बिकॉज़ वी आर ओनली हैव 45 मिनट्स, ठीक है। व्हाट विल हैपन टू द सप्लायर्स टोटल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू निकालते हैं भाई, पहले रेवेन्यू क्या था आपका ये था ना इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो 40 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। आपका नया टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 30 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 360, ठीक है ना। यस 360 हो जाएगा ये। तो ये क्या आपके पास हुआ कि भाई रेवेन्यू जो है वो फर्म का 400 से 360 आ, कि इट विल फॉल बाय 50। सिंपल हो गया हमारे पास, दैट्स एमसीक्यू नंबर 5, इट विल फॉल बाय 50 40 सॉरी। अगला कह रहा है वो आपसे क्वेश्चन, अ फॉल इन विच वेरिएबल वुड हेल्प एलिमिनेट मार्केट शॉर्टेज। भाई आपको शॉर्टेज खत्म करनी है, आप डिमांड को कम कर दो या आप सप्लाई को बढ़ा दो। ये कह रहा है कि आपको किस चीज को गिराना है, ठीक है ना। अब मान लें अगर आप प्राइस को गिराते हैं तो उससे तो डिमांड बढ़ जाएगी ना, तो शॉर्टेज और ज्यादा आ जाएगी इकोनॉमी में, समझ आई बात। तो इसलिए प्राइस नहीं होगा आंसर हमारा। क्वांटिटी डिमांड को कम कर दो तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर फिट बैठ रहा है। क्वांटिटी सप्लाई को कम करेंगे तो शॉर्टेज और बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई को हमें बढ़ाना है, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी। तो सवाल ये है सर कि ए और डी, ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। अगर हम डी करते हैं तो डी में भी अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ जाएगी, तो मार्केट की शॉर्टेज एलिमिनेट हो जाएगी, राइट। तो सर हम ए क्यों कर रहे हैं, हम डी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो भाई अब जरा कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि इसने कहा है शॉर्टेज। शॉर्टेज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई हमने बनाया, ठीक है। और हमने एग्जामिनर को इस तरह से बता दिया कि ये हमारे पास शॉर्टेज आ जाएगी, ठीक है ना। क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ाएंगे तो उससे सप्लाई बढ़ेगा, राइट। अब हमें पता नहीं है सप्लाई कितना बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। मगर अगर हम सिंपल क्वांटिटी डिमांड को कम कर दें तो हमारे पास हमारा डिस इक्विलिब्रियम, मार्केट का शॉर्टेज एलिमिनेट बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर भी करेक्ट हो सकता है, ये आंसर भी करेक्ट हो सकता है। बट द पॉइंट टू नोट हियर इज कि यार बेहतर ऑप्शन जो है हमारे पास वो है नंबर ए, विच इज फार मोर करेक्ट, बिकॉज ये डिस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ फर्म्स के बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अगर नंबर ऑफ फर्म्स फॉर एग्जांपल बढ़ भी जाती है मगर क्वांटिटी डिमांड जो है वो फर्दर बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये चीज भी सही नहीं है। नंबर 7 आपके पास है क्वेश्चन, व्हेन द प्राइस of meat increased from 5 to 6 per kg, Joe decreased his purchase of meat from 40 to 20 kg a month. ठीक है। What was Joe's PED for meat? PED निकालने का फॉर्मूला क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। भाई क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, 40 और 20 का जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आएगा 50%, ठीक है।
और 5 से 6 प्राइस बढ़ गई है 20% से। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 0 0 कैंसिल हो गया। 5 डिवाइड बाय 2 करते तो आई थिंक हमारा जो आंसर है वो 2.5 आएगा। 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है। यस, हमारा आंसर जो है वो 2.5 ही आ रहा है, जो कि है सी। ठीक है, तो ये आ गया 2.5। ओके जी। अभी आपसे कह रहा है इन द डायग्राम विच लाइन रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में क्या होता है? एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको, एक ऐसी पेंटिंग जिसका बनाने वाला मर चुका है और वो एक बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट था, मोनालिसा। तो प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ बी में बैठता है हमारे पास। देन है आपके पास व्हाट इज एक्सटर्नल बेनिफिट। भाई एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होते हैं? सिंपल है, एक इक्वेशन याद रखो, सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। अब इसने तुमसे कहा है कि अब एक्सटर्नल बेनिफिट निकालो। तो एक्सटर्नल बेनिफिट निकालने के लिए मुझे सोशल बेनिफिट में से अगर मैं प्राइवेट बेनिफिट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक्सटर्नल बेनिफिट्स आ जाएंगे। सिंपल है ना? ठीक है। और इसी चीज को आप अप्लाई कर लो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ए बोल रहा है प्राइवेट बेनिफिट माइनस प्राइवेट कॉस्ट पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग आंसर। ठीक है। प्राइवेट बेनिफिट प्लस सोशल बेनिफिट, ठीक है, गलत है ये भी। सोशल बेनिफिट्स माइनस प्राइवेट बेनिफिट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल बेनिफिट, जो कि करेक्ट है। तो ये इसका मतलब डी भी गलत हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। भाई कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये सबसे पहला फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये करेक्ट आंसर हमारा है। कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, रॉन्ग आंसर। इशूइंग नोट्स एंड कॉइंस, रॉन्ग आंसर। लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट, रॉन्ग आंसर। ये तीनों फंक्शंस सेंट्रल बैंक हैं। ठीक है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस आर हाउस होल्ड मोर लाइकली टू सेव। ठीक है ना? तब वो सेव करेंगे जब इन्फ्लेशन का रेट लो, ताकि सेविंग की वैल्यू बरकरार रहे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए और बी तो हो गया गलत। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तभी वो सेव करेंगे, तो अब बचा क्या? कहानी खत्म हो गई ना। हमारे पास 11 का आंसर सी हो गया, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना? नेक्स्ट, अ कंट्री विशेस टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ नर्सेज। ठीक है ना? उन्हें नर्सेज की सप्लाई को बढ़ाना है। नर्सेज की सप्लाई को बढ़ाने के लिए वो क्या करें भाई? ये कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ अचीविंग दिस। ठीक है ना? कैसे सप्लाई बढ़ सकती है? एक्सटेंडिंग द ट्रेनिंग पीरियड। जितना लंबा ट्रेनिंग पीरियड होगा उतना देर से वो प्रोफेशन में आएंगे, तो उससे तो सप्लाई कम हो जाएगी, राइट? इंप्रूविंग द वर्किंग कंडीशंस फॉर नर्सेज। जब अच्छी वर्किंग कंडीशंस होंगी तो लोग नर्स बनना प्रेफर करेंगे, सप्लाई ऑफ नर्स बढ़ जाएगी। ठीक है। इंक्रीजिंग द नेशनल मिनिमम वेज। अब नेशनल मिनिमम वेज का मतलब ये है, इसमें सिर्फ नर्सेज नहीं है, इसमें तो सब आ जाएंगे। तो सब सब तरह के वर्कर्स की सप्लाई बढ़ सकती है ना, नर्सेज की तो सिर्फ नहीं बढ़ेगी। रिड्यूसिंग ग्रांट्स फॉर ट्रेनी नर्सेज, ग्रांट्स कम कर दें। तो भाई हमारे पास बड़ा इजी है, ग्रांट नहीं मिलेगी तो वो नर्स क्यों बनना प्रेफर करेंगे, राइट? ठीक है, तो हमारे पास 12 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है नंबर 13। नंबर 13 हमको क्या कह रहा है? एम्प्लॉयर बेस्ड in large cities often pay employees special allowances above standard pay rates. What is most likely reason for this? ठीक है ना? अब देखो सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं, मैंने सवाल सही से मैंने खुद ने भी नहीं पढ़ा। एम्प्लॉयर बेस्ड इन लार्ज सिटीज ऑफन पे एम्प्लॉयज स्पेशल अलाउंसेस अबव स्टैंडर्ड पे रेट्स। ठीक है हो गया भाई। व्हाट इज मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस? तो भाई क्यों वो ज्यादा पे करते हैं? ठीक है ना? स्टैंडर्ड पे से जॉब सिक्योरिटी एंड प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स टेंड टू बी रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है ना? अब मतलब मैं आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहा, मगर पे ज्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, ये आई डोंट नो, पता नहीं कहीं होता भी नहीं है। ऑब्वियसली बता भी नौकरियां कर रहे हैं। प्रमोशन प्रोस्पेक्ट भी रेस्ट्रिक्टेड है और ज्यादा पे मिल रही है। ठीक है ना? देन लिविंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टेंड टू बी हाई। तो जो लोग दूर से आते हैं उनको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, तो समझ भी आता है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास आंसर ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। देयर आर फ्यू ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो तो कम पे करेंगे, ज्यादा पे ही नहीं करेंगे।
ट्रेड यूनियन नेगोशिएट, तो उससे तो जो है वो नेशन वाइड हो जाएगा। इसने तो सिर्फ एम्प्लॉयज बेस्ड इन लार्ज सिटीज कहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर जो है वो बन जाता है बी। ठीक है। वर्कर्स इन अ कंट्री have been concerned about their wages not keeping pace with inflation। ठीक हो गया भाई। wages जो है वो inflation के हिसाब से नहीं बढ़ पा रही। how can trade union assist workers in getting a pay rise? ट्रेड यूनियन ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिसकी वजह से वर्कर्स की पे जो है वो राइज हो जाए? एडवाइस द वर्कर्स टू आर इंडिविजुअली फॉर अ पे राइज, इससे तो भाई किसी की वो बढ़ाएंगे किसी की नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। नेगोशिएट ऑन बिहाफ ऑफ देयर मेंबर्स टू सिक्योर अ पे राइज, ठीक है ना। सब एक दूसरे के लिए भी बात करें, सिर्फ अपने लिए बात नहीं करें, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि भाई सब लोग मिल जाएं और फिर ट्रेड यूनियन नेगोशिएट करे ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स, ताकि पे बढ़ सके। इसको कलेक्टिव बार्गेन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव बार्गेन। तो ये हमारे पास आंसर हो सकता है। ऑफर टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टू पे राइज, इम्पॉसिबल है क्या जो है वो अपनी तरफ से फाइनेंशियली पे तो नहीं करेंगे ना, अगर पे राइज हो जाती है जो भी है तो ट्रेड यूनियन अपने जेब से पैसे नहीं देता। बहुत रेयर है ऐसा। रिक्वेस्ट इंप्रूव वर्किंग कंडीशंस, नहीं पे राइज की बात हो रही है, तो हमारे पास इसका आंसर बी हो जाएगा 14 का। आ जाए नंबर 15 पे आ जाए, तो हाउ इज टोटल रेवेन्यू कैलकुलेटेड? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कहाँ है? ठीक है ना। टोटल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, देख सकते हो आप। ये रहा टोटल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो बड़ा इजी था। नंबर 16, देयर इज a number of cafes selling snacks and drinks in a city center. Several of these cafes closed due to their owners retiring. What is the likely effect on prices and profits of the remaining cafes? ठीक है, अब जरा concentrate करें। Several of these cafes are closed, तो supply of cafes कम हो जाएगी, राइट। तो प्राइस जो है वो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए प्राइस, ठीक है ना। ए भी हो गया गलत, ठीक है। दूसरी चीज, प्रॉफिट्स भाई जाहिर सी बात है, जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या होगा यार? डिक्रीज तो नहीं होगा ना, प्रॉफिट इंक्रीज ही होगा। हो गया हमारे पास आंसर नंबर डी, 16 का डी। ठीक है। नेक्स्ट 17, व्हाट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक एम? मैक्रो में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट, ये सब बात है ना। अब आप देख लें क्या है आपके पास। इक्विलिब्रियम माइक्रो, हाई वेजेस माइक्रो। 17 में अगर आप लो इन्फ्लेशन देखें जो कि मैक्रो है, डी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये है सी, लो इन्फ्लेशन। नेक्स्ट नंबर 18 बोला द टेबल शोज अर्निंग्स एंड टोटल इनकम टैक्स पेड पर ईयर, विच टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम डज दिस इलस्ट्रेट? ठीक है जी। अच्छा, अर्निंग जो है वो 5,000 है, तो टोटल इनकम टैक्स पेड इज 1,000, जो कि है 20%, ठीक है। जब इनकम 8,000 है तो अब 8,000 में से 2,000 पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास बन जाएगा 25%, ठीक है ना। और 9,000 में आप जो है यहाँ पर 3,000 दे रहे हो, तो ये आपके पास अराउंड बनेगा 33.33%, ठीक है। तो ये आपके पास 18 में अगर देखा जाए तो ये टैक्स प्रोग्रेस बढ़ रहा है ना इनकम के बढ़ने से। तो जो इनकम के बढ़ने से टैक्स बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव, ठीक है ना। जो टैक्स इनकम पे लगता है वो इधर प्रोग्रेसिव होगा या प्रोपोर्शनल होगा, वो ना इनडायरेक्ट हो सकता है ना वो रिग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। क्योंकि रिग्रेसिव टैक्स इज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट टैक्स, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो हमारे पास 18 वाला सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 19 पर। 19 में क्या करा है? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो है फिस्कल में टैक्सेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात आती है, ठीक है ना। जबकि मॉनेटरी में मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट की बात आती है। तो सिंपल है, आपके पास देख लें क्या चीज अप्लाई हो रही है 19 में। मनी सप्लाई है, इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है। जो इन तीनों में से कोई भी एक चीज होगी जो कि हमारे पास हमको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रही है, आई थिंक। यस, एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, एन इंक्रीज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, एन इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं है।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया 19 का डी। नंबर 20 पे आ जाते हैं। व्हाट इज जीडीपी डिवाइड बाय इन ऑर्डर टू कैलकुलेट जीडीपी पर हेड। वाओ, क्या बात है। जीडीपी को अगर मैं किसी चीज से डिवाइड करूं तो कब जीडीपी पर हेड आता है? वो क्या चीज होगी जिससे मैं उसको डिवाइड करूं कि जीडीपी पर हेड आ जाए? तो भाई, जीडीपी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू जीडीपी पर हेड, ठीक है ना। पर पर्सन जीडीपी इज जीडीपी पर हेड, तो पर पर्सन के लिए टोटल पॉपुलेशन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं एडल्ट पॉपुलेशन से डिवाइड करूं तो जीडीपी पर एडल्ट आ जाएगा। बात समझे, ये जीडीपी पर हेड नहीं है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन से डिवाइड करूंगा जीडीपी ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन आएगा। वर्किंग पॉपुलेशन से डिवाइड करूंगा तो जीडीपी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन आएगा। ये आता नहीं है जनरली, हमेशा जीडीपी पर हेड ओवरऑल टोटल कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। और उस जो टोटल इनकम जनरेट हुई है ना इकोनॉमी में, उसको डिवाइड बाय पॉपुलेशन करते हैं, टोटल पॉपुलेशन। तो हमारे पास सी इज द राइट आंसर। बाकी सब जो है वो गलत है, ये, ठीक है ना। तो 20 हमारा डन हो गया, सी आंसर था हमारा 20 का। 21 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। 21 हमको क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू फॉर द इंडिविजुअल्स एंड फॉर द इकोनॉमी। इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इंडिविजुअल को क्या कॉन्सिक्वेंस बेयर करने पड़ते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। इकोनॉमी को क्या कॉन्सिक्वेंस बेयर करने पड़ते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये तो नहीं होगा, राइट। कैंसिल करो उसको फौरन से, कैंसिल कर दो। कहीं पर भी एक चीज कैंसिल होगी, दूसरी चीज खुद बहुत कैंसिल हो जाएगी। इंक्रीज इन एवरेज इनकम, जो कि पॉसिबल है, हो सकता है। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है साइड में, इंक्रीज इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, लोग ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा टैक्स देंगे। पॉसिबल आंसर हमारा बी बनता है। इंक्रीज इन वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये पॉसिबल है, मगर एक्सपोर्ट की रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रो हो रही है ना इकोनॉमी, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कैंसिल हो गया। मैंने इसको कैंसिल जरूर किया, लेकिन ये पॉसिबल है इसका इकोनॉमी पे इफेक्ट, मगर इंडिविजुअल्स पे इफेक्ट इम्पॉसिबल है। तो एट द एंड ओवरऑल रॉन्ग, ओवरऑल रॉन्ग, ठीक है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिडक्शन इन एसओएल। तो भाई क्या होगा, कोई एक तो गलत है या दोनों गलत है, क्योंकि देखो ना, इकोनॉमिक ग्रोथ से तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती, राइट। तो ये आपके पास गलत हो गया, आपके पास आ गया 21 का बी। अब आ जाते हैं 22 पे। देखो, हम पढ़ते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका, क्लेमेंट काउंट और लेबर फोर्स सर्वे, ये वही आ गया आपके पास। व्हाट डज लेबर फोर्स सर्वे मेजर? द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, the proportion of women in the labor force, the number of workers on the national minimum wage, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप। क्या आंसर होना चाहिए भाई? क्यों किया जाता है लेबर फोर्स सर्वे? ताकि पता चल सके कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये तो बड़ा बेसिक है, ठीक है ना। द टेबल शोज द वेट्स एलोकेटेड टू थ्री आइटम्स इन अ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 2 years, ठीक है ना। तो ये वेट्स उसने असाइन किए हुए, ठीक है जी। अब ये कह रहा है, आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथिंग बढ़ी है, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड बढ़ गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथिंग आप देख सकते हो डिक्लाइन हुई है, और इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसिंग जो है वो सेम रही, ठीक है। अब ये कह रहा है आपसे कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस डाटा, ठीक है। ये कह रहा है क्लोथिंग प्राइस हैव फॉलन। अच्छा देखो, क्या इसने प्राइस की बात की है या वेट्स की बात की है? इंपॉर्टेंस की। देखो, वेट्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है कि लोग अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन जो है वो एक प्रोडक्ट पर स्पेंड कर रहे हैं, उसको कहते हैं वेट्स, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो क्लोथिंग प्राइस हैव फॉलन, प्राइस नहीं दी हुई, कैंसिल आउट करो उसको। लिविंग स्टैंडर्ड्स रिमेन अनचेंज, हमें लिविंग स्टैंडर्ड्स का कुछ नहीं पता, ठीक है ना। द एवरेज प्राइस लेवल इज अनचेंज, प्राइस हमें दी हुई नहीं अगेन। तो हमारे पास बचा क्या? द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड हैज राइजन, जो कि हमारा आंसर बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। 23 डी। 24 पे आ जाते हैं, आ जाओ बेटा 24 पे। 24 हमको क्या कह रहा है? 24 हमको कह रहा है द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड इट्स स्पेंडिंग ऑन हॉस्पिटल्स, व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड टू द लिविंग स्टैंडर्ड्स। भाई सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट जो है वो अमीरों से पैसे ले रहा है, ठीक है ना, और उसको गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है,
तो ओवरऑल जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको तो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको इंक्रीज होना चाहिए। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास बी और डी में राइज हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अमीरों से पैसा लेंगे तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो नहीं, कम होगी ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स मोर इवन, दैट इज इन डी, जो कि हमारे पास बाकी सारे आंसर्स को कैंसिल आउट कर देता है। लिविंग स्टैंडर्ड इसलिए भी बढ़ेगा कि हॉस्पिटल्स पे स्पेंडिंग हो रही, तो हॉस्पिटल सस्ते हो जाएंगे या फ्री हो जाएंगे, ठीक है। आज हम नंबर 25 देख लेते हैं। नंबर 25 आपको क्या कहता है? नंबर 25 आपको कह रहा है कि यार, पॉपुलेशन पिरामिड आपने पढ़ा होगा ये बचपन में ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है ना। द पॉपुलेशन पिरामिड फॉर कंट्री वन एंड कंट्री टू इज गिवन इन अ गिवन ईयर आर शोन, ठीक है ना। ये हमें उसने दिया हुआ है डाटा, सही है। अब आपके पास वो क्या कह रहा है, कंट्री वन है और कंट्री टू है, फीमेल्स इज टू मेल दिया हुआ है, ठीक है ना। और कंट्री टू में भी फीमेल्स इज टू मेल्स इज टू फीमेल्स दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो ये डिनोट क्या करता है, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि यार, कंट्री टू में जो एज 0 to 4 तक के लोग हैं ना वो ज्यादा है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। और कंट्री वन में जो है ना वो इस एज के लोग ज्यादा हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब ये कह रहा है आपको व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दीज पॉपुलेशन पिरामिड्स, ठीक है। आपने देख लिए पॉपुलेशन पिरामिड्स। अब ये कह रहा है कंट्री वन हैज अ ग्रेटर पॉपुलेशन साइज देन कंट्री टू, ठीक है ना। यानी कंट्री वन के पास जो पॉपुलेशन का साइज है वो ज्यादा है कंपेयर टू कंट्री टू, ठीक है जी। एक हमारे पास ये ऑप्शन है। फिर वो क्या कह रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है यहाँ पर कंट्री वन हैज हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन कंट्री टू। तो कंट्री वन में आप देख सकते हो लोग ज्यादा जी रहे हैं, कंट्री वन में ज्यादा जी रहे हैं। कंट्री टू में आप देखो, कंट्री टू में 85 से अबव कोई है ही नहीं, जबकि कंट्री वन में 95 और 99 से अबव भी, 99, 95 से 99 तक के भी लोग हैं। तो हमारे पास ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये दोबारा पढ़ लेते हैं। ग्रेटर पॉपुलेशन साइज, साइज हमको पता नहीं है ना, हमें यहाँ पर साइज नहीं पता, हमने पढ़ा जरूर है लेकिन मैं आपको बता दूं, हमें साइज का पता नहीं कितनी पॉपुलेशन है। ये तो उसने हमें दिया हुआ ही नहीं डेटा में, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई पॉपुलेशन की, कितनी पॉपुलेशन है ये नहीं बताया हुआ, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। कंट्री टू हैज अ लोअर डेथ रेट देन कंट्री वन। भाई कंट्री टू का लोअर डेथ रेट नहीं होगा ना, क्योंकि कंट्री टू में बूढ़े लोग हैं नहीं, तो हाई डेथ रेट होगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया। कंट्री टू स्पेंड्स मोर मनी ऑन चाइल्ड केयर देन कंट्री वन, उसने स्पेंडिंग हमको बताई भी नहीं है, ठीक है ना, उसने हमको स्पेंडिंग बताई भी नहीं है। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है जी। 26 पे आ जाते हैं। 26 आपको क्या कह रहा है? विच कंट्री वुड बी क्लासिफाइड एज द मोस्ट डेवलप्ड बेस्ड ऑन डेटा इन द टेबल, ठीक है ना। जीडीपी सबसे हाईएस्ट हो, ठीक है ना, पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट अगर होगी तो ये तो कहानी खराब हो जाएगी। तो काम ये करना है कि अब कैलकुलेट करते हैं जीडीपी पर हेड, ठीक है ना। तो जीडीपी पर हेड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, 600 डिवाइड बाय 3, तो पर पर्सन क्या आ गया, 200। ये मिलियंस पॉपुलेशन 3 मिलियन है, ठीक है, लाइक मैं डायरेक्ट 3 में कर रहा हूँ। 700 डिवाइड बाय 2, आपके पास आ गया 350 मिलियन। 12,000 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 3, ठीक है ना। और 15,000 डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा 150, ठीक है ना। क्या शायद, हाँ 150 आएगा। तो आपके पास सबसे हाईएस्ट ये है ना, ये आ जाएगा जीडीपी पर हेड। जल्दबाजी में ये नहीं बोलना 15,000 जिसका जीडीपी ज्यादा वो हो गया आंसर, नहीं, इस तरह नहीं होता, ठीक है। व्हाट इनकरेजेस इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन? सिंपल, इंटरनेशनली मैं स्पेशलाइज कब होगा, जब मेरा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी टैरिफ के, कोटा के, एम्बार्गो के चला जाए, जिसको कहते हैं फ्री ट्रेड, ठीक है जी। बाकी आपके पास ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। अ कंट्री वांट्स टू लिमिट द नंबर ऑफ इंपोर्टेड कार्ड्स, लिमिट करना है,
1 लाख तक एक साल में, वो क्या करेगा भाई? कोटा लगाना चाहिए ना उसको, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा इंपोर्ट कोटा लिमिट, फिजिकल लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स कोटा। बैन करना हो तो जीरो हो जाता, टैरिफ लगा दो तो टैक्स होता, सब्सिडी देता बताता, नहीं बताया। The diagram shows a change in the rate of exchange of Indian rupees against US dollar. क्या हुआ है आप देख सकते हैं कि सप्लाई बढ़ी है, ठीक है, प्राइस ऑफ इंडियन रुपी पर यूएस डॉलर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जाहिर सी बात है डिक्रीज हुई होगी इंडियन डॉलर्स की, इंडियन रुपीस की इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ठीक है ना। तो ये हमको ऑप्शन है, क्या कह रहा है, व्हाट कुड कॉज दिस चेंज, सप्लाई ऑफ रुपीस, रुपी RUPEE रुपी कहते हैं इसको, ठीक है ना, वो बड़ी है, ठीक है ना। तो अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो जाहिर सी बात है अगर इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हो गया होगा तो डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, जिससे डिमांड ऑफ करेंसी ही बढ़ेगी। डिमांड ऑफ एक्स बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ आर रुपी भी बढ़ेगी, तो उससे तो एप्रिसिएशन आना चाहिए, एप्रिसिएशन तो नहीं आता, डेप्रिसिएशन आ रहा है। एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स बाय पीपल इन इंडिया, इससे सप्लाई ऑफ रुपी बढ़ेगी एंड देयर विल बी डेप्रिसिएशन, जो कि सही आंसर लग रहा है, ठीक है। ग्रेटर एफडीआई, इससे डिमांड बढ़ेगी, तो अगेन गलत है। ग्रेटर परचेज ऑफ इट्स ओन करेंसी बाय द इंडियन सेंट्रल बैंक, इससे सप्लाई कम होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा दैट इज बी। अब आ जाए MCQ नंबर 30। कंट्री एक्स रिकॉर्ड्स द सेलेक्टेड आइटम्स इन द करंट अकाउंट ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स कितने हैं? 200 के। कंट्री एक्स एक्सपोर्ट्स 200 मिलियन ऑफ गुड्स, अभी पॉजिटिव में है 200। इंपोर्ट्स 50, सर्विसेज नेगेटिव में होगा 50। कंट्री वाइज सिटीजन्स, ये अच्छा, ये कंट्री एक्स का रिकॉर्ड है हाँ? अब यहाँ पर उसने कंट्री वाई दिया हुआ है, घबराना नहीं। कंट्री वाई सिटीजन्स वर्किंग इन एक्स सेंड होम टू रिलेटिव 25 मिलियन, तो बेटा -25 मिलियन आएगा क्योंकि वो एक्स के पास से जा रहा है, ठीक है। कंट्री एक्स सेंड 75 मिलियन ऑफ एड, सेंड्स कंट्री वाई 75 मिलियन ऑफ एड, तो ये भी आपके मुल्क से जा रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पर सिंपल है, 200 -50। अब सिंपल है, आपने करना कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसको इस तरह करें, सिंपल है, 50, 25, 75 तीनों को ऐड कर ले, -200 कर ले, तो ये तीनों को ऐड करते तो आई थिंक ये 150 बन जाएगा, -150, ठीक है ना। तो 200 -150 इज इक्वल्स टू $50 मिलियन, जो कि हमारे आंसर ए बनाता है। अब देखें इसमें क्या किया सर आपने, देखो 200 का इसने एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है तो ये पॉजिटिवली रिकॉर्ड होगा, इंपोर्ट्स नेगेटिवली रिकॉर्ड होगा। कंट्री वाइज सिटीजन जो है, जो एक्स में काम कर रहा है, वो अपने घर पे पैसे भेज रहा है, तो एक्स से तो पैसा गया, नेगेटिवली रिकॉर्ड होगा। कंट्री एक्स सेंड्स कंट्री वाई 75 मिलियन ऑफ एड, एड दिए कंट्री वाई को, किसने? एक्स ने, तो एक्स के पास से गया ना पैसा, तो 75 25 50 गया है, नेगेटिवली रिकॉर्ड होगा, और 200 आया है, तो 200 -150 इज इक्वल्स टू 50। ए हो गया हमारा आंसर, और ये हमारे पास हमारा आज का अटेम्प्ट कंप्लीट हुआ। सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।